जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। किराए का कमरा देखने आए 3 लुटेरों ने महिला पर किया प्राणघातक हमला। महिला की सूझबूझ से टली बड़ी घटना। शासन ने करोड़ों रुपए की खरीदी समर्थन मूल्य पर धान। गोंगले मंडी को टैक्स के 7 करोड़ रुपए देने में कर रही आनाकानी। वाराणसी के रामपल्ली रोड पर हुआ हादसा। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। चोरी का खुलासा होने के पहले आरोपी चोरी का सामान लेकर पहुंचा कोतवाली थाने। बोर्ड परीक्षा की तारीख बढ़ाने सड़क पर उतरे छात्र। मध्य प्रदेश शासन के नाम सौंपा ज्ञापन। शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्षों से रुकी हुई शराब दुकानों की नीलामी एक बार फिर से शुरू हो गई है। जहां शासन की नई शराब नीति के तहत शराब दुकानों को नीलाम करने के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी कर उसकी नीलामी की जा रही है। जहां नीलाम हुई दुकानों में शासन की नई शराब नीति के तहत देशी और विदेशी मदिरा एक ही काउंटर से बेची जाएगी। इसी कड़ी में शासन के द्वारा शराब दुकानों की नीलामी के लिए ऑनलाइन निविदा बुलाई गई थी, जिसके तहत बालाघाट जिले में 32 समूह के लिए 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक ऑनलाइन निविदा ली गई थी। ठेकेदारों से प्राप्त निविदा को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में 8 फरवरी को खोला गया, जिसमें बालाघाट जिले की 13 समूह की शराब दुकानों की नीलामी हो पाई, जबकि 19 समूह की नीलामी शासन के द्वारा निर्धारित की गई दरों से कम होने के कारण निविदाएं निरस्त कर दी गई। जहां रद्द की गई निविदाओं के टेंडर शासन के द्वारा आगामी समय में जारी किए जाने की बात कही जा रही है। 32 समूह में से 270 करोड़ का रिजर्व प्राइज है और हमारे यहाँ पिछले साल का जो प्रगणित मूल्य था 12 माह के हिसाब से, क्योंकि पिछले साल हमारे यहाँ 10 माह का ठेका 31 मार्च तक चल रहा था, उसमें साल भर का प्रगणित मूल्य शासन ने निर्धारित कर उसमें 20% बढ़ाकर रिजर्व प्राइज में ऑफर बुलवाए थे और वो 1 तारीख से 7 तारीख तक 1 बजे तक ऑफर बुलवाए गए थे। और हमारे यहाँ बालाघाट जिले में 32 समूह में से कल जब हम लोग ने खोले तो 18 समूह में टेंडर डले हुए थे। 18 समूह का टेंडर में 5 समूह का टेंडर माइनस में था और 13 समूह का टेंडर रिजर्व प्राइस से अधिक था, प्लस में था। इस कारण उसको कमेटी द्वारा उसको मंजूर कर शासन को भेजी जा रही है। नगर मुख्यालय से लगे गांवों में लगातार हो रही चोरी से परेशान करीब 5-6 गांवों के ग्रामीणों ने कोतवाली थाना पहुंचे और जहां उन्होंने गांव के ही एक व्यक्ति पर चोरी करने का आरोप लगाते हुए उस पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम खैरी, भटेरा, पाथरवाड़ा, बोदा और जागपुर सहित अन्य गांवों में पिछले 2 वर्षों से खेतों में लगे मोटर पंप, पाइप सहित अन्य वस्तुओं की चोरी हो रही है। जहां चोरी का सामान गांव के ही एक ग्रामीण के खेत से बरामद हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही चोर ने स्वयं को कोतवाली थाना आकर सरेंडर कर लिया है। इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर सभी गांव के किसान कोतवाली थाने आए हैं। उन्होंने गांव के ग्रामीण पर ही चोरी करने का आरोप लगाते हुए उनके साथियों को भी गिरफ्तार करने और चोरों की इस गैंग का पता लगाकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाने। मेरे खेत से 12 जनवरी 2022 को खेत से सिंचाई पंप चोरी हुआ है, समरसिबल मोटर 2 HP। तो मैं डायल 100 को बुलाया था, उन्हीं के साथ में मैं FIR दर्ज करने आया था। उसके ठीक 8 दिन बाद मैं SP साहब से भी लिखित शिकायत दर्ज किया हूं कि मेरे खेत से किसान हुए पाइप मोटर चोरी हुई है, तो इसका आप खुलासा कीजिए करके। और आज जो कुछ चोरी के जो अवशेष महेश मस्करे के खेत में जो पाया गया है, तो वो
जो मोटर चोरी हुई है बाजू के ही किसान की, उनका अवशेष उसके खेत में पाया गया है, जबकि उसने अपने खेत की सीमाबंदी वो जीआई तार मतलब करंट से लगाया है। बाकी लोगों को से भी ये कह रहा है कि मेरे खेत में कोई ना घुसे, मैं करंट लगाया हूँ, कोई मर जाएगा तो इसके जवाबदारी स्वयं जाने वाले की रहेगी। उस बीच में चोरी का सामान उसी के खेत से कुदाली, पावड़ा, सब्बल, कुछ चोरी के वो स्टार्टर वगैरह, पाइप वगैरह मिले हैं। अभी प्रशासन भी आया हुआ था, उनने सामान लाया है। इस चोरी का हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चोरी का खुलासा करें और गिरोह का पर्दाफाश करें। किया गया था। उस बजट में गृहिणियों को आस थी कि सरकार कोरोना काल और महंगाई को देखते हुए उनकी रसोइयों को ध्यान रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजट में सरकार के द्वारा रसोई गैस के दाम, तेल के दाम, किराना सामान व अन्य खाद्यान्न सामग्रियों के दामों पर कोई कमी नहीं की गई, जिससे महिलाओं को घरों के संचालन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं बढ़ती महंगाई के कारण अब महिलाएं बचत भी नहीं कर पा रही है। पद्मिश 24/7 की टीम के द्वारा लालबर्रा नगर मुख्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों की गृहिणी महिलाओं से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कहती है, परंतु महंगाई कम नहीं कर पा रही है, जिससे सबसे अधिक गृहिणी महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब हम घरेलू सामग्री की खरीदी करने बाजार जाते हैं तो हर बार हमें सामग्रियों के दामों में बढ़ोतरी ही नजर आती है। ऐसी स्थिति में रसोई व परिवार का पालन पोषण कैसे करे समझ नहीं आ रहा है। महिलाओं के लिए क्या जो बजट आया है वो तो मध्यम वर्गीय परिवार के हिसाब से कुछ नहीं है, जिस हिसाब से बजट पेश किया गया है। महंगाई की मार तो सब तरफ से, गैस टंकियों के भाव बढ़े हुए हैं, पेट्रोल का भाव बढ़ा है, सब्जी देख लो, आप 100 रुपये लेके जाओ तो आप एक दिन से ज़्यादा की सब्जियां ला नहीं सकते। हर चीज़ का भाव बढ़ा हुआ है। शासन द्वारा उज्ज्वला योजना चलाई गई जिसमें निःशुल्क महिलाओं को टंकी दी गई, गरीबी रेखा वालों को, लेकिन आज ये है कि सब्सिडी भी बंद कर दिया गया है और 1000 में महिलाएं क्या गैस टंकी भरेंगी। तो जैसे हमारे प्रदेश में, देश में जो महिला है बीमारी फैली है, वो बीमारी तो कहीं गई, लेकिन वो बीमारी महंगाई के रूप में ज़्यादा फैल रही है। जनता परेशान हो रही है। जो उच्च कोटि के लोग हैं उनको तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये बीमारी से लोग नहीं मर रहे हैं, आज भी महंगाई से लोग मर रहे हैं। इंसान क्या कमाएगा और क्या खाएगा, इनसे घर कैसे चलाएगा। सबसे अधिक दामें घरेलू जो खाद्य सामग्री रहती है, जैसे तेल की कीमत है ना, और पेट्रोल, डीजल है ना, गैस सिलेंडर, ये सभी चीज़ों के दाम दुगने तिगने हो गए हैं, तो इंसान घर कैसे चलाएगा। केंद्र सरकार ने जो बजट पेश करी है उससे कुछ भी राहत नहीं है, और हम लोगों को महिलाओं का सरकार से यही निवेदन है कि वो जनता को देखते हुए जो उन्होंने अच्छे दिन की हमको गारंटी दी है कि अच्छे दिन आएंगे, तो वो किस रूप में आएंगे, ये महंगाई के रूप में आएंगे कि आम जनता को खुश करने के रूप में आएंगे। आगामी समय के लिए अभी जो बजट पेश किया गया उसमें महिलाओं के हितों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। कोई भी एक भी ऐसा कार्य जो महिलाओं के हित के लिए किया वो सराहनीय बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही गलत हुआ है। अभी वर्तमान में देखो तो इतनी महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, डीजल, पेट्रोल और खाद्य सामग्री के रेट इतने बढ़ गए हैं, गैस के रेट बढ़ गए हैं, जिससे महिलाओं को घर चलाने में बहुत समस्याएं हो रही है। इसका प्रभाव तो पुरुषों पे बिल्कुल पड़ना ही नहीं है। पुरुष लोग तो घर से निकल जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं महिलाओं को देखना पड़ता है, और ऐसी बढ़ती हुई महंगाई में एक गृहिणी के लिए बहुत प्रभाव पड़ रहा है। वो आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार करे, कि घर में खर्च करने के बाद थोड़ी बहुत राशि का संग्रहण करे, भविष्य को देखती है। ये सब आज महिलाएं नहीं कर पा रही हैं। क्या होना था बजट में? बजट में महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं उनके दाम कम होनी चाहिए थी, जैसे कि गैस के दाम कम होने चाहिए थे, खाद्य सामग्री के दाम कम होने चाहिए थे। 7 फरवरी 2022 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 45 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए 30 मरीजों के ठीक हो जाने पर 7 फरवरी को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 341 हो गई है। इन सभी मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 341 हो गई है।
7 फरवरी को कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में खैलांजी क्षेत्र के 3, बालाघाट नगरी क्षेत्र के 8, ग्रामीण क्षेत्र के 12, बिरसा ग्रामीण क्षेत्र का 1, किरणापुर क्षेत्र के 2, लालबरा क्षेत्र के 5, किरणापुर क्षेत्र के 2, लालबरा क्षेत्र के 5, लांजी ग्रामीण क्षेत्र के 2, बारासरी नगरी क्षेत्र का 1, बैयर ग्रामीण क्षेत्र के 6, कटंगी नगरी क्षेत्र का 1, परसवाड़ा क्षेत्र के 4 मरीज शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की निरंतर बढ़ रही संख्या को देखते हुए बालाघाट जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ वाले स्थानों एवं कार्यक्रमों में जाने से बचें। नगर के वार्ड नंबर 14 गंगोत्री कॉलोनी स्थित पवन बिसेन के सुने मकान में सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात कर फरार हो गए, जिसमें चोरों ने नगद व जेवरातों की खोज में सारे घर का सामान बिखेर कर रख दिया। लेकिन इन अज्ञात चोरों के हाथ बड़ी रकम और गहने की जगह मात्र 3000 रुपए हाथ लगे। जानकारी के अनुसार पवन बिसेन करीब 20 दिन पहले अपने पूरे परिवार के साथ अपने पुश्तैनी गांव नरोड़ी गए हुए थे। इस दौरान मकान पूरा खाली था, जहां पर सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की वारदात की गई, जिसकी जानकारी मंगलवार की सुबह तब पता चला जब पड़ोसी सुबह उठे और उन्होंने देखा कि पवन बिसेन के घर का ताला टूटा हुआ है, जिसकी जानकारी पड़ोसी के द्वारा तत्काल ही मोबाइल से पवन को दे दी गई, जिन्होंने आकर देखा तो घर के सामने का ताला टूटा हुआ था। बारासुरी नगर के रामपाली रोड स्थित एफसीआई गोदाम के पास सोमवार की देर रात सड़क दुर्घटना में बाइक से घर लौट रहे राइस मिल कर्मचारी किशोर बोपचे की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक किशोर बोपचे उम्र 48 वर्ष थानेगांव निवासी लालबरा रोड स्थित गायत्री राइस मिल में काम करता था, जो सोमवार की रात्रि में काम से छुट्टी होने पर वह अपनी बाइक से रोजाना की तरह ही गायत्री राइस मिल से वापस अपने घर थानेगांव जाने के लिए निकला और रामपल्ली रोड स्थित कॉलेज चौक की ओर जा रहा था। तभी एफसीआई गोदाम के सामने सड़क दुर्घटना में वह घायल हो गया, जिससे वह गिर गया था। सूचना मिलते ही डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची, जहां खून से लथपथ व्यक्ति को डायल 100 वाहन से तत्काल ही सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे मृतक के जेब में रखे मोबाइल से मृतक की शिनाख्त किशोर बोपचे निवासी थानेगांव के रूप में हुई। स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर को 8 फरवरी की देर शाम को शहर के नूतन कला निकेतन में राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहर के अमूमन सभी समाज सेवी संगठन के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के द्वारा लता मंगेशकर के द्वारा संगीत और उससे जुड़ी हुई बातों को याद किया गया, क्योंकि कैसे समय बदलता गया लेकिन स्वर्गीय लता मंगेशकर के गीत और अध्यक्ष तन्मयता के साथ निखरते गए। नतीजा 70 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर ने अपने सुरीले गीतों से भारतीय नहीं पूरे विश्व में लोगों का मनोरंजन किया। राष्ट्रीय विचार मंच के अध्यक्ष लता एलकर ने बताया कि यह कार्यक्रम स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान स्वरों की कोकिला को स्वरों के माध्यम से ही बेहतर श्रद्धांजलि देने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा हमेशा कोशिश की जाती है कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विचार मंच बालाघाट की ओर से हमने स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस श्रद्धांजलि में हमने हमारे बालाघाट के सभी मूर्धन्य नगरवासियों को यहाँ आमंत्रित किया था। हमारी कोशिश ये थी कि वो जो स्वरों की कोकिला कही जाती है उनके स्वरों के माध्यम से भी श्रद्धांजलि दी जाए और इसमें बालाघाट के लोगों का हमें बहुत सहयोग मिला है। राष्ट्रीय विचार मंच हमेशा से ही ऐसे कार्यक्रम जो राष्ट्र को झकझोरते हैं, जो राष्ट्र की आत्मा को टच करते हैं, उन पर कार्यक्रम आयोजित करता है और इसी के अंतर्गत इसी श्रृंखला में आज का है कार्यक्रम। इसके पूर्व में राष्ट्रीय विचार मंच अपने कार्यक्रम, चाहे वो पुष्पेंद्र जी वाला हो, हमारे जनरल विपिन रावत जी का दुर्घटना जो चले गए उनका कार्यक्रम हो, श्रद्धांजलि का, इसके पहले अटल जी को भी श्रद्धांजलि से राष्ट्रीय विचार मंच के माध्यम से समय समय पर गोष्ठियां भी रखी गई हैं और हमेशा ये संस्था बिना किसी सदस्यता किए हुए पूरे समाज को अपने साथ समेट करके हम कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरा समाज आह्वान पर जिस प्रकार से इकट्ठा हो रहा है एक अच्छा लक्षण प्रस्तुत तो करता है। नगर के रिहायशी इलाकों में मंगलवार को दिन दहाड़े बेखौफ मोटरसाइकिल में सवार 3 युवकों ने एक घर में घुसकर 62 वर्षीय वृद्धा को बंदूक से डरा धमका कर और बंदूक के बट से मारपीट कर घायल कर दिया।
यह वारदात नगर के वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर स्थित सत्य संध्या लॉन के ठीक सामने हुई। 3 युवकों के मंसूबे में लूट की वारदात को अंजाम देने की थी, किंतु वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और फरार हो गए। घायल महिला ललिता विजय मिश्रा 62 वर्ष वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ललिता मिश्रा के पति के 7-8 साल पहले निधन हो चुका है, जिनके परिवार में 2 बेटे, जिनमें छोटा बेटा विभोर मिश्रा जबलपुर में रहता है और बड़ा बेटा वैभव मिश्रा रायपुर में रहता है। ललिता मिश्रा अधिकांश जबलपुर में ही अपने बेटे के पास रहती है और बालाघाट आना जाना करती रहती है। हाल ही में ललिता मिश्रा अपने नर्मदा नगर स्थित घर में पिछले 2 माह से अकेली रह रही थी। पिछले कुछ दिन पहले ही ललिता मिश्रा का बड़ा बेटा वैभव मिश्रा साथ में रह रहा था। बताया गया कि 2 दिन से एक मोटरसाइकिल सवार 3 लड़के ललिता मिश्रा के घर किराए के कमरे के लिए आ रहे थे। 7 जनवरी को भी तीनों में से एक लड़का किराए के कमरे के लिए पूछने आया था, जिसने अपने आप को सरदार पटेल का छात्र और अपना नाम राहुल सिंह बताया था। अब क्या है, ऊपर कमरे हैं किराए से देने के लिए। वो लड़का कल भी आया कि किराए से कमरा दोगे क्या। मतलब मैं पढ़ता हूँ सरदार पटेल कॉलेज में, भी कर रहा हूँ, ऐसा मेरे से कहा उसने। क्या नाम बताया? उसने राहुल बताया। राहुल तेली है बोले जात का, और सिंह या सी है ऐसा कुछ बोला उसने सरनेम। तो सिंह मैंने सुना तो मैंने कहा ठाकुरों में आते हैं। फिर बोला कि मैं बोली तेली में तो नहीं आते। बस फिर वो मैं बोली भैया घर में नहीं है, बाद में दिखाया। कल वैसे उसको मैंने कमरा शाम को देखा, अकेला था। बोला मेरी माँ दुकान चलाती, मैं लाल बर्रा के पास कोई गांव में रहता हूँ, ऐसा। मैं बोली पिताजी, तो बोले नहीं है। मैं बोली तुम किराया दे पाओगे? तो बोला हाँ मैं दे दूँगा, मैं भी थोड़ा कुछ करता हूँ साइड बिजनेस, ऐसा कहा उसने। मैं ठीक है। 8 फरवरी को सुबह जब ललिता मिश्रा अपने बेटे वैभव मिश्रा के साथ घर में थी, तब वहीं लड़के ने आकर किराए के कमरे के लिए बात की थी और वहीं चला गया था। 2:30 से 3 बजे के करीब जब वह वैभव मिश्रा किसी काम से मार्केट आया हुआ था और ललिता मिश्रा घर में अकेली थी, तब एक मोटरसाइकिल में सवार 3 लड़के ललिता मिश्रा के घर आए, जिनके साथ में वहाँ भी लड़का था। उन्होंने किराए का कमरा देखने के लिए कहा। तब ललिता मिश्रा ने 3 लड़कों को ऊपर के कमरे में ले गई। तब एक लड़के ने ललिता मिश्रा को पीछे से पकड़ लिया और दूसरे लड़के ने ललिता मिश्रा का मुंह दबा दिया। अचानक हुई इस हमले में ललिता मिश्रा घबरा गई और वहाँ छोड़ो छोड़ो कहकर चिल्लाने लगी। फिर आज और आया वो देखने के लिए, तो भैया थे, भैया के सामने दिखाया। अब देखा था चला गया। फिर उसके बाद वो 2:30-3 बजे करीब फिर आया। गाड़ी खड़ी किया गेट के बाहर। मैंने कहा कौन है? तो बोलता मैं हूँ। तो उसने अपने भाई को और एक लड़के को और लाया साथ में। 2 लोगों को लाया था? 2 लोगों को और लेके आया। फिर मैंने कहा क्या बात है? तो बोलता है कमरा देखना। मैंने बोली कमरा तो देख लिए। तो उसका भाई बोलता है मैं देखूंगा एक बार। भाई को मुंह को बांधा था। मैंने मुंह खोलो, मुंह खोला। मैंने उसे देखा तो मुझे डाउट हुआ। मैंने कहा उसने 7th क्लास बताया था भाई का। मैंने कहा कि आप तो लगता नहीं कि 7th क्लास में हो, बड़ा लग रहा था, दाढ़ी मूछी वाला। तो बोलता है कि मैं 2 साल फेल हो गया था। अच्छा। मैंने कहा 2 साल फेल हुआ तो 9th में रहता या 10th में रहता। मुझे थोड़ा डाउट हुआ उस टाइम पे। एक लड़का और था साथ में, 3 थे, पर मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये किस उद्देश्य से आए हैं। थाना प्रभारी उप निरीक्षक आरेश कौशल ने बताया कि ललिता मिश्रा नर्मदा नगर में रहती है। दोपहर 3 बजे 3 अज्ञात लड़के मोटरसाइकिल से आए थे, जिन्होंने किराए के कमरे को लेकर चर्चा की। उनके द्वारा मकान दिखाने गए थे। उनके द्वारा मकान दिखाए जाने पर उसी समय एक लड़के ने सर पर उनके वार कर दिए, जिससे मल्टीपल इंजरी आई है। कट्टे जैसे हथियार से वार करना बताया गया है। इस मामले की जांच की जा रही है। आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि लड़के कौन थे। ये मामला प्राप्तिया ललिता मिश्रा है, जो वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर में रहती है। दोपहर करीबन 3 बजे के आसपास इसने बताया कि 3 लड़के अज्ञात लड़के मोटरसाइकिल से आए और मकान किराए के नाम को लेके मुझसे चर्चा की और फिर मेरे द्वारा मकान तो अंदर के जो हिस्से जो दिखाए गए थे और फिर किसी इन्हीं लड़कों में से एक दूसरे से पकड़ के मेरे पीछे से वार कर दिया उसके सिर में, जिसकी मल्टीपल इंजरी आई हुई है, जो बता रही है कि कट्टे जैसे हथियार से मारना बता रही है और जिसके मल्टीपल इंजरी है
इसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। ग्रीवियस इंजरी है और CT स्कैन कराया गया है उसका। और उस संबंध में जांच की जा रही है कि लड़के कौन थे, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और पीड़िता की रिपोर्ट पर से अपराध भी कायम कर। कोई लूट हुई, कुछ जेवरात वगैरह? अभी ऐसा तो बताया नहीं है, सिर्फ मारपीट करना ही बताया गया है। जो अभी प्रार्थिया के जो स्टेटमेंट हुए उसमें सिर्फ हमला करना बताया गया है।